गुड इवनिंग डी ऑल स्टूडेंट, कैसे हो सब। मैंने इससे पहले 5 क्वेश्चन और समझाया था और टोटल इसमें 12 है। 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि जो बचे हुए क्वेश्चन है जो मैं नहीं करवाई थी उसको इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या है कि मीनिंग ऑफ कम्पैरेटिव पॉलिटिक्स, डिस्कस नेचर एंड सिग्निफिकेंस। जो आपका तुलनात्मक राजनीति है ना, तो उसकी प्रकृति और जो उसके सिग्निफिकेंस है वो हमें बताना है कि क्या है। तो देखो, सिंपल मीनिंग में कहें तो जो कम्पैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, तो इट इज़ स्टडिंग पॉलिटिक्स बाय कंपैरिजन। क्या? कंपैरिजन। जो ये है तुलनात्मक राजनीति है ना, इसका मतलब क्या है? तुलना करके राजनीति का अध्ययन करना, यानी स्टडिंग पॉलिटिक्स बाय कंपैरिजन। ठीक है, कि हम जिसमें ना 2 या 2 से अधिक, ठीक है, जिसमें हम 2 और मोर कंट्रीज के साथ क्या करते हैं, उसके एरियाज़ का या पॉलिटिकल इवेंट्स का या किसी भी तरीके के जो उसके सब नेशनल यूनिट्स होते हैं ना, लाइक स्टेट, ठीक है, और इसके अलावा हो सकता है कि जो उनकी प्रोविंसेस है, प्रांत, कि वहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हुए, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज़, ठीक है, तो वहाँ पे जो वहाँ उन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो तुलनात्मक राजनीति है, उसमें क्या क्या चीज़ होती है। इसका जो एम होता है, ठीक है, इसका जो पर्पस होता है वो केवल अंतरों को पहचानना ही नहीं होता, बल्कि उसमें ना एक संरचनात्मक और कार्यात्मक समानताओं तथा विषमताओं को उजागर करना होता है। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि क्या क्या सिमिलैरिटी है हमारे स्ट्रक्चर में, वहाँ के स्ट्रक्चर में, हमारे यहाँ का फंक्शंस कैसे है, गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो कैसा है, वहाँ का कैसा है। तो ये क्या होता है, ये ना दिस हेल्प्स understand how political process work in different political contexts and why some arrangements succeed while other do not। ठीक है, कि मतलब क्यों कुछ व्यवस्थाएं सफल होती है और जबकि अन्य नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझ में आता है। इसका नेचर कैसा है, तो इसकी अगर प्रकृति की बात करें नेचर का, तो तुलनात्मक राजनीति की ना प्रकृति के लिए, नेचर के लिए हम कई सारे पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, मतलब समझा जा सकता है। जैसे पहला है आपका एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल, जिसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक एंड अनुभवजन्य। देखो, ये जो है ये केवल दार्शनिक एवं मानकीय नॉर्मेटिव अध्ययन ही नहीं है, यह वास्तविक दुनिया की राजनीतिक डेटा जैसे कि चुनाव परिणाम, संस्थागत संरचना, नीतिगत निर्णय का उपयोग करके व्यवस्थित विश्लेषण करती है। इसका जो अध्ययन है, इसका जो स्टडी है ना, तो इसके स्टडी में इसका जो ध्यान है वो क्या है पर अधिक होता है, किस पे होता है, क्या है पे ज़्यादा होता है, और किसकी बजाय कि क्या होना चाहिए। देखो, ये जो है इट्स फोकस इज ऑन सिस्टमेटिक एनालाइज द व्हाट इज पे ज़्यादा होता है, बट इट हैपन मोर देन दैट व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, इसकी बजाय किस पे इसका अध्ययन जो है क्या है पर अधिक ज़्यादा होता है। ठीक है, किसके लिए, किसके इंस्टीट्यूट में, कि क्या होना चाहिए। सेकेंड है इसमें एम्फेसिस ऑन द साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया जाता है। ये जो वैज्ञानिक तरीके हैं जिससे कि इसमें क्या होता है, इट ऑल्सो यूजेस साइंटिफिक मेथड सच एज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। इसमें फॉर्मुलेशन, जो भी फॉर्मुलेशन है, डाटा है, ठीक है, रिपोजिटरी है, तो इस पे ज़्यादा इसमें क्या दिया जाता है, फोकस किया जाता है। इसका जो पर्पस होता है, ठीक है, इसका जो गोल होता है वो यही होता है कि राजनीतिक व्यवहार में पैटर्न और सामान्यीकरण, क्या सामान्यीकरण खोजना, जिससे कि भविष्यवाणी की जाए, प्रेडिक्शंस किए जा सकें। फिर नेक्स्ट है वाइड स्कोप, यानी इसका जो है एरिया है वो व्यापक कार्य क्षेत्र है। इसका जो कार्य क्षेत्र है केवल सरकारों के औपचारिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं है। इसमें राजनीतिक दल, ठीक है, जिसकी पार्टीज जो होती है, पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्टोरल बिहेवियर, पॉलिटिकल कल्चर, पब्लिक पॉलिसी, इन्फॉर्मल एस्पेक्ट्स, सब, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये इस पर प्रभाव डालते हैं। जैसे अनौपचारिक पहलू में भी जो है ये सारी चीज़ें शामिल होती है। नेक्स्ट है थ्योरी और नहीं इंटरडिसिप्लिनरी, कि ये जो है ये अंतरनुशात्मक है। अंतरनुशात्मक का मतलब है यहाँ पे कि यह समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, कि ये जो है ये सोशोलॉजी, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, ठीक है, जैसे अन्य जो और समाज में ज्ञान है उनकी अवधारणाओं और उनकी जो पद्धति है
ठीक है, उस पर क्या करते हैं, ये उसको ग्रहण करते हैं और ये राजनीति को एक व्यापक अधिक संदर्भ में देखने का प्रयास करते हैं। फिर है सिद्धांत निर्माण और परीक्षण की थ्योरी बिल्डिंग एंड टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि ये इसका जो एक प्रमुख उद्देश्य होता है, जो इसका जो एक प्रमुख उद्देश्य है राजनीतिक सिद्धांत का, क्या करना, निर्माण करना, कि और मौजूदा सिद्धांतों का विभिन्न संदर्भों में परीक्षण करना, और जो उस टाइम पे जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, उसका क्या करना, परीक्षण करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए परीक्षण कर सकती है कि क्या लोकतंत्र संक्रमण में सिद्धांत पद्धति जो है पश्चिमी देशों के बाहर भी लागू होते हैं, कि जो लोकतंत्र वाला जो है, ठीक है, तो जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, तो क्या ये बाहर मतलब कि वेस्टर्न कंट्री के आउटसाइड में इसको लागू किया जाता है, या फिर जो वेस्टर्न कंट्री है वहीं पे इसको लागू किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसकी सिग्निफिकेंस की हम बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो पहला क्या है, बेहतर समझ और स्पष्टीकरण, कि बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, इट हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड एंड ऑन अदर पॉलिटिक्स सिस्टम। ये क्या है कि हमें ना जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, और हमें ना ये स्पष्ट करने में सक्षम बनाता है कि क्यों जो विभिन्न व्यवस्था है वो अलग अलग तरीके से काम करती है, ठीक है, और इसके जो राजनीतिक परिणाम है वो कैसे उत्पन्न होते हैं। दूसरा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसका निर्माण करना, जैसे कि तुलना के माध्यम से, कंपैरिजन के माध्यम से क्या होता है, बाय द वे ऑफ कंपैरिजन वी कैन मेक जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल बिहेवियर इंस्टीट्यूशंस, है ना, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जनरलाइजेशंस कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण होता है, और ये सिद्धांत हमें व्यापक राजनीतिक घटनाओं को समझने और भविष्यवाणी करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है एलिमिनेटिंग प्रेजुडिस, कि जो पूर्वाग्रह है उससे दूर करना, यह हमें ना स्वयं के राजनीतिक सिस्टम या सांस्कृतिक जो पूर्वाग्रह है उससे परे देखने में मदद करता है। जब हम अदर कंट्रीज की स्टडी करते हैं तो वी आर एबल टू नो हाउ स्पेसिफिक और यूनिवर्सल और ऑन सिस्टम इज, ठीक है। नीतिगत शिक्षा और सुधार की पॉलिसी लर्निंग एंड रिफॉर्म, बाय स्टडिंग द सक्सेसफुल पॉलिसीज एंड टू रिफॉर्म द कंट्रीज पॉलिसी मेकर्स कैन मेक बेटर डिसीजन फॉर देयर कंट्री। देखो इसमें क्या कि जो अन्य देशों की जो सफल नीतियाँ और संस्थागत सुधारों के अध्ययन करके जो हमारी नीति निर्माता है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है, वो अपने देश के लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हम जो है इलेक्शन, है ना, इलेक्शन सिस्टम की बात करें, चुनावी प्रणालियों की बात करें, तो एक देश अपनी चुनावी प्रक्रिया में किस तरीके से सुधार कर सकता है, तो हम 2-3 देशों की स्टडी करके ही पता कर सकते हैं कि उसमें अच्छा ऐसा व्यवस्था है तो हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से भविष्यवाणी और अंतर्दृष्टि, प्रेडिक्शन एंड इंसाइट्स, बाय कंपैरिजन द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कुछ हद तक ना भविष्य की प्रवृत्तियाँ भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। ये कम से कम जो संभावित परिणाम है उसके बारे में हम अधिक गहरी अंतर्दृष्टि कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वैश्विक नागरिकता का विकास। इससे क्या होता है, डेवलपिंग ग्लोबल सिटीजन, इट हेल्प स्टूडेंट एंड सिटीजन डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स प्रोसेस एंड इंटर रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, जो सिटीजन्स है, उनको ग्लोबल जो भी पॉलिटिक्स प्रोसेस है और जो अंत संबंध की गहरी समझ विकसित करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे वो अधिक सूचित और जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की प्रकृति और भूमिका का परीक्षण कीजिए, यानी एग्जामिन द नेचर एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी एक और है, इसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक्सप्लेन दुर्वजस क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी। जो दुर्वजर है उनके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले तो आप जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको बताओगे, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, राइट, एंड दीज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स दैट शेयर द सेम आइडियोलॉजी। इसमें क्या है कि ये ऐसे संगठित समूह होते हैं जो समान विचारधारा, जो सेम आइडियोलॉजी होते हैं ना, जिसकी वो इसमें क्या करते हैं, साझा करते हैं और चुनाव लड़ते हैं और क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं और प्रभावित करने का भी वो प्रयास करते हैं। इनका जो काम होता है वो क्या होता है, देयर जॉब इज़ नॉट जस्ट गेन पावर। इनका जो काम है वो सिर्फ पावर गेन करना नहीं होता है, रादर दे ऑल्सो एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट। ये क्या किस तरीके से और एक्ट करते हैं, जैसे एक पुल के तरह ये किसके बीच में काम करते हैं, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में क्या करते हैं, ये एक पुल की तरह काम करते हैं, जैसे कि एक ब्रिज होता है ना वैसे। द नेचर एंड रोल पार्टीज में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। तो जो मॉरिस डुवर्जर है
ठीक है, वो क्या है, एक फ्रेंच सोशलिस्ट है, ठीक है, ये क्या है, फ्रेंच सोशलिस्ट है। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया, इन्होंने एक अलग मतलब एक स्ट्रक्चर दिया पॉलिटिकल पार्टी का कि इन संगठनों के संरचना कार्य प्रणाली में ये हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो राजनीतिक दलों की जो प्रकृति की बात करें, यानी कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो पहला है कि संगठित समूह यानी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट unorganized crowds, rather they are formally structured group whose member are there is a hierarchy and specific rules and procedures। जो ये आपका ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स है, ये संगठित समूह जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये राजनीतिक दल असंगठित भी नहीं बल्कि औपचारिक रूप से संरचित समूह होते हैं जिनके सदस्य होते हैं और एक पदानुक्रम होता है और विशिष्ट नियम व प्रक्रिया इसमें होती है। इसमें क्या है, सेम आइडियोलॉजी वाले होते हैं। अधिकांश दल जो होते हैं ना, वो सेम आइडियोलॉजी वाले मिलके, मतलब जिनकी जो सोच है, आइडियोलॉजी है सेम है, तो वो मिलके ग्रुप बनाते हैं और फिर वो उसको ना एकजुट करके फिर अपना वो काम करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, कि इसमें क्या है कि सत्ता हासिल चुनाव लड़ना, ठीक है, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, इसमें क्या है, चुनाव लड़ना। जो पार्टी है, पार्टी का ना पहला जो यही होता है उनका एम की चुनाव लड़ना, ठीक है, कि जो चुनावों में जो उम्मीदवार खड़ा है ना, तो उसको जिताना है, उसको क्या करना है, जिताना है जो चुनाव लड़ रहा है, तो वे सरकारी पदों पर आ सके और नीति निर्माण से क्या हो, प्रभावित हो। तो नेक्स्ट क्या है, द गोल ऑफ गेटिंग पावर। अब इसमें सत्ता हासिल करने का इसके एक नेचर है, इसका जो गोल है क्या है, गेनिंग पावर। पॉलिटिकल पार्टीज अल्टीमेटली वांट टू कंट्रोल द गवर्नमेंट और बिकम अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सो दे कैन इम्प्लीमेंट आइडियोलॉजी प्रोग्राम। इसमें क्या है कि जो आपका ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये ना अंतिम रूप से क्या करती है, गवर्नमेंट को नियंत्रित करने के लिए और उस गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है, ये बस सत्ता हासिल करना चाहते हैं ताकि वो अपनी विचारधारा और जो उनके जो प्रोग्राम्स है, जो कार्यक्रम है, ठीक है, उसको क्या कर सके, लागू कर सके। सार्वजनिक हित का दावा, जो पब्लिक इंटरेस्ट क्लेम है, पॉलिटिकल पार्टी अक्सर क्या करते हैं, ये दावा करते हैं कि जो विशेष वर्ग है, जो विशेष समूह है, ठीक है, तो जो या फिर कोई एक विशेष समूह के हितों की वजह वो क्या करते हैं कि सार्वजनिक हित के बारे में वो ज़्यादा रिप्रेजेंट कहते हैं कि नहीं, मतलब मैं सबको लेके चलूँगा, मेरे सामने सब इक्वल है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। फिर उसके बाद है द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ये ना थोड़ा सा रिपीट हो गया एक दो बार, बट ठीक है। यहाँ पे इसके रोल क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, इसके जो रोल है वो क्या है, तो पहला रिप्रेजेंटेशन, राइट, कि जो दल है समाज के, जो पार्टी है, तो अलग अलग क्लास के हैं, ठीक है, अलग अलग उनके हित है, विचार, आइडियोलॉजी अलग है, तो वो जनता की मांगे और जो शिकायत है उसको क्या करें, गवर्नमेंट तक उसको पहुंचाए, कंप्लेन करें। इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो राजनीतिक नहीं, जो हितों का एकीकरण है, जो हितों का एकीकरण है ना, इंटीग्रेशन जो है, इंटरेस्ट इंटीग्रेशन, समाज में जो छोटे छोटे बिखरे हुए जो हित होते हैं, तो दल इन विभिन्न हितों को एक साझा कार्यक्रम और नीति में एकीकृत करते हैं जिससे सरकार के लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है। उसके बाद है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जो राजनीतिक समाजीकरण है, तो इसमें क्या होता है कि जो दल है नागरिकों को राजनीतिक मूल्यों, मानदंडों और प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करते हैं, फिर राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं और लोकतंत्र संस्कृति विकसित करने में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। पॉलिसी मेकिंग, इसका भी काम होता है कि पॉलिसी जो जनता के लिए, जो पब्लिक के लिए जो जरूरी पॉलिसी है, ठीक है, तो उसको वो तैयार करें और उसको लागू करें। फिर उसके बाद है इलेक्शन मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि जो पार्टी ऑर्गेनाइज इलेक्शन कैंपेन, सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स एंड मोबिलाइज वोट्स, दे मेक द इलेक्शन प्रोसेस स्मूथ एंड कॉम्पिटिटिव। इसमें क्या करते हैं ये लोग कि चुनाव करवाते हैं, ठीक है, जो उम्मीदवार का चयन करते हैं, वोट जुटाते हैं और जो इलेक्शन प्रोसेस उसको प्रॉपर चलाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, जो चुनाव जीतने के बाद या फिर जैसे कि गठबंधन सरकार होते हैं ना, तो उस तरीके से या फिर किसी भी तरीके का जो चुनाव जीतने के बाद क्या करते हैं ये लोग कि ये सरकार बनाते हैं और दल ही है वो कार्यपालिका और विधायिका के पदों पे कब्जा करते हैं। रोल ऑफ ऑपोजिशन, जो पॉलिटिकल पार्टी है जो हार जाते हैं, ठीक है, जो अपनी पार्टी में हार जाते हैं, जीत नहीं पाते, जिनको कम वोट मिलता है, तो ऑपोजिशन का रोल निभाते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, एंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी, इसमें उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं ये, जो जनता दल के प्रति जवाबदेह होते हैं, खास करके चुनाव के समय वे
खास करके वो अपने चुनाव के समय ना वो अपने वादों के लिए जवाबदेह होते हैं। यदि वो जनता आपकी अपेक्षा को पूरा नहीं करते तो अगले चुनाव में क्या होगा, जनता उन्हें वोट ही नहीं देगी। अब वादा कर रहे हो कि आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी बट आप दे ही नहीं रहे हो कुछ, तो फिर पब्लिक को भी पता है आप पागल बना रहे हो, तो फिर क्यों क्या करेंगे। पब्लिक भी अगले चुनाव जब होंगे, जब अगली बार जो इलेक्शंस होंगे तो उसमें क्या करेंगे, वो वोट ही नहीं देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे जो एक फ्रेंच सोशलिस्ट है डुवजर, उन्होंने पार्टी का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। जो मॉरिस डुवजर है, ठीक है, उन्होंने पार्टी का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने उनकी जो बुक है, क्या है उनकी बुक का नाम, पॉलिटिकल पार्टीज। 1951 में राजनीतिक दलों में उनकी संरचनात्मक विशेषताओं पर कार्यप्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया। उनके वर्गीकरण ने दलों को समझने का एक नया तरीका प्रदान दिया। एक जो नया तरीका है उसको उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज को समझ सकते हैं। तो इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टीज, इन्होंने ना क्या किया कि जो आंतरिक संरचना है, दलों की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टीज है, तो उसके आधार पर इन्होंने पहले डिवाइड किया, जिसमें आ गए कि कैडर, ठीक है, जन आधारित दल, क्या आ गया इसमें, कैडर पार्टी, और दूसरा आ गया मास बेस्ड पार्टीज। जो कैडर पार्टीज थे वो ना 19वीं सेंचुरी के सबसे पुराने पार्टी थे, और ये संख्या में ना छोटे छोटे, और इनमें के सदस्यों की संख्या जो थी उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, ना कि उनकी संख्या पर। मतलब यहाँ ना जो देखो, ये जो पार्टी थी 19वीं सदी के सबसे पुराने दल थे, ठीक है, सबसे पुरानी पार्टी थी, और ये ना संख्या में छोटे छोटे होते थे, और इनके सदस्यों की गुणवत्ता पे, जो उनकी क्वालिटी थे ना, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था ज़्यादा देन नंबर, संख्याओं के बजाय, ठीक है। ये आमतौर पर इसको क्या कहा जाता था, एलिट्स कहा जाता था। इसको आमतौर पे एलिट्स कहा जाता था। जैसे इसमें कौन कौन से लोग होते थे, तो इसमें बड़े जमींदार होते थे, व्यापारी होते थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, बिजनेसमैन, लैंड होल्डर, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते थे। और इनकी जो संरचना थे, इनके जो स्ट्रक्चर थे वो लूज थे एंड इनफॉर्मल थे, एंड दे डिपेंड ऑन द नेटवर्क ऑफ लोकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स, ठीक है। और ये इन्हें क्या कहा जाता था, अभिजात्य आधारित दल भी कहा जाता था, एलिट स्पिरिट्स पार्टी भी कहा जाता था। दूसरा था जन आधारित दल, ये जो थे ये 20वीं सेंचुरी में विकसित हुआ। ये 20वीं सेंचुरी में, इसमें जो फोकस था, ठीक है, इसमें किस पे था, श्रमिक वर्ग, किसान आदि को संगठित करने पर केंद्रित हुए। ये इनका फोकस किस पे था, फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग द वर्किंग क्लास पीजेंट्स, ठीक है। These parties have very large memberships and are based on ideology। ये जो पार्टी थी, इनकी जो सदस्यता थी वो बहुत बड़ी होती थी, और ये विचारधारा पर आधारित होती थी। इनके जो स्ट्रक्चर्स होते थे अधिक औपचारिक और हायरार्कियल और अनुशासित होते थे। सदस्यों से नियमित शुल्क भी लिए जाते थे यहाँ पे, और ये पार्टी की विचारधारा और नीतियों से गहराई से जुड़े होते थे। तो इसके जो एग्जाम्पल्स थे वो है सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी जो है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। फिर दूसरा जो इन्होंने कैटेगराइज किया वो किया था कि नंबर ऑफ पार्टीज इन अ सिस्टम, किस पे, कि जो दलीय प्रणाली की जो संख्या है ना उसके बेस पे किया गया था। तो इसमें 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी। 1 पार्टी जिसमें क्या है, केवल एक ही पार्टी होती है, ठीक है, जिसमें केवल एक ही राजनीतिक दल होंगे और वही अक्सर शासन करेंगे, और अन्य दलों को यहाँ पे अनुमति नहीं होती है, और वे बहुत कमज़ोर होते हैं। डुवजर ने इस प्रणाली को क्या बोला, टोटलिटेरियन बोला, ठीक है, किसने, डुवजर ने बोला। और फिर उसके बाद जो 2 पार्टी सिस्टम था, जिसमें 2 पार्टी होते थे, 2 पार्टी कंपटीशन करते थे, और मतलब जनता जैसे चाहे वोट देके, मतलब लेकिन इसमें होंगे 2 ही। अक्सर दोनों में ना कोई एक सरकार बनता था, और जो डुवजर का लॉ था वो ये था कि सर्वबहुमत हो, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी एंड सिंगल ब्लॉट सिस्टम, जिससे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोला गया। जो आपका ये 2 पार्टी था, 2 पार्टी को इसने बढ़ावा दिया, और इसका यह कारण था कि जो छोटे दल है उसकी सीटों को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मतदाता है ना, जो वोटर्स है, उसके जो वोट है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो वेस्ट से बचने के लिए बड़े दलों को वोट देना पसंद करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम इसकी जो है उदाहरण है। तो इसमें यही बोला कि मतलब इसका जो कारण है, जो छोटे दल है ना, उसके सीट, उनका ना सीट जीतने के चांसेस बहुत
कम होते हैं, मुश्किल होता है उनके लिए। तो जो मतदाता है वो व्यर्थ मत से बचने के लिए क्या करते हैं, बड़े दलों को वोट देना पसंद करते हैं। तो इसलिए 2 ही पार्टी का चुनाव करवाया जाना चाहिए और ज़्यादा जो छोटी छोटी पार्टी है उनको नहीं करवाना चाहिए, मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला। और ये जो 2 पार्टी सिस्टम है ये अभी फॉलो होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे। मल्टी पार्टी में जहाँ पे 2 या 2 से अधिक पार्टीज होते हैं और यहाँ पे अक्सर जो है जो गवर्नमेंट है वो गठबंधन भी बन जाती है। जो दुवजर है उसने ये तर्क भी दिया था, जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है जिसको पीआई बोलते हैं, जैसे चुनावी प्रणाली जो है वो बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो पीआई प्रणाली है ना उसमें छोटे दलों को भी उनकी प्राप्त वोटों के अनुपात में क्या होता है, सीटें मिलने की संभावना अधिक हो जाती है, जिससे वो राजनीतिक परिदृश्य में बने रहते हैं। तो फ्रांस और भारत में बहुदलीय प्रणाली को देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी वोट होता है तो इतने छोटे छोटे पार्टी निकल के आ जाते हैं। बड़े पार्टी तो है ही है, लेकिन छोटे छोटे पार्टियों का भी देखने का मिल जाता है हमें, जो हमने नॉमिनेशन वो भी हमें देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो डुवजर का जो ये लॉ है, ठीक है, वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट उन्होंने एक तरीके से सिद्धांत दिया और इसी को क्या बोला गया, डुवजर लॉ, ठीक है, जिसको बोला गया डुवजर का नियम। और ये बताता है कि जो बहुमतवादी चुनाव प्रणाली से फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला ही उम्मीदवार बनता है, स्वाभाविक रूप से जो 2 पार्टी सिस्टम है उसको बढ़ावा देती है। कौन? इसके विपरीत अनुपात जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है, ठीक है। जातीयता की राजनीति और राज्य के संबंध का परीक्षण कीजिए। बहुजातीय समाज में जातीय आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिक्स, एथनिसिटी एंड द स्टेट। एनालाइज द कॉज ऑफ एथनिक मूवमेंट इज मल्टी एथनिक सोसाइटी। देखो यहाँ पे एथनिसिटी पूछा गया है कि जातीयता, तो ये एक शक्तिशाली और सामाजिक पहचान जो कि साझा भाषा, लैंग्वेज, ठीक है, रिलीजियन, कल्चर, जो ट्रेडिशंस होते हैं, इस सबके उस पर आधारित होते हैं, ठीक है। जातीयता की जो राजनीति है, जो एथनिसिटी पॉलिसी है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, ये तब उत्पन्न होती है जब ये जातीय पहचान राजनीतिक प्रक्रिया और शक्ति की संरचनाओं में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। राज्य विशेषकर बहुजातीय समाजों में जातीय समूहों के साथ एक जटिल संबंध रखते हैं और ये संबंध अक्सर तनावपूर्ण होता है, जिसके परिणामस्वरूप जातीय आंदोलन, इन आंदोलनों के पीछे जो जातीय आंदोलन होते रहते हैं और इन आंदोलनों के पीछे ना कई कारण होते हैं, ठीक है, जो कि क्या क्या हो सकते हैं कि जातीयता, राजनीति और राज्य के अंतर्संबंध को दर्शाते हैं। अब इसकी बात करें कि रिलेशनशिप्स किसमें, कि जो एथनिसिटी है, एथनिसिक पॉलिटिक्स है और दूसरा स्टेट है, तो इनके बीच में क्या है। तो पहला है कि जो यूज ऑफ एथनिसिटी इन द स्टेट बिल्डिंग, जातीयता का राज्य निर्माण में उपयोग। कुछ राज्य अपनी पहचान को एक प्रमुख जातीय समूह, जैसे कि जर्मनी में जर्मन, इजराइल में यहूदी, अपने आप को मानते हैं कि इजराइल वाले यहूदी जो है इजराइल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सच केस स्टेट ऑफन मेंटेन अ कल्चर दैट रिफ्लेक्ट द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स एंड प्रोमोट लैंग्वेज वैल्यूज। तो इसमें क्या होता है, ऐसे में जो राज्य अक्सर क्या करते हैं, उन जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं ना, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज और उनके वैल्यूज़ को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिससे अन्य जातीय समूह जो है वो हाशिए पे आ सकते हैं। तो ये जो है, ठीक है, ये जो है दिस इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अनफिनिश्ड नेशन ऑन द एथनिक बेसिस। ये क्या करते हैं कि ये जातीय आधार पर एकीकृत राष्ट्र बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जातीयता का राजनीतिक लामबंदी में उपयोग, यूज ऑफ एथनिसिटी इन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। जो राजनीतिक दल है वो नेता जातीय पहचान का उपयोग राजनीतिक समर्थन जुटाने, वोट हासिल करने और चुनावी गठबंधन बनाने के लिए करते हैं। ये विशेष रूप से ना लोकतंत्र में क्या है, आम है और ये जहाँ संख्या मायने रखती है। जो ये जातीय समूह है, जो ये ग्रुप है ना, जो आपका ये एथनिक ग्रुप है, ये अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक इकाई के रूप में भी संगठित हो जाते हैं। फिर है स्टेट मैनेजमेंट ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज़, कि इसमें ना बहिष्कार और दमन, इसमें क्या होता है कि एक्सक्लूशन एंड सुप्रेशंस। सम स्टेट्स में एक्सक्लूड एथनिक माइनॉरिटीज टू मेंटेन द डोमिनेंस ऑफ डोमिनेट एथनिक ग्रुप्स। इसमें क्या करते हैं कि कुछ राज्य ना अपने जातीय समूह के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वो जातीय अल्पसंख्यकों को बाहर कर देते हैं, ठीक है, उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, उन्हें दबा सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। ये अक्सर जातीय संघर्ष को क्या करता है, जन्म। अब जैसे ऐसी स्थिति होगी तो ये क्या होगा कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स तो बढ़ेंगे। इंक्लूज एंड रिकॉग्नाइजेशन, अदर स्टेट टेक अ
प्लूरलिस्टिक अप्रोच, कई स्टेट जो है क्या कहते हैं वो बहुलवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, जहाँ जो आपका ये जातीय विविधता है उसको पहचानते हैं और उन सभी समूहों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसमें जैसे कि रिजर्वेशंस देते हैं, ठीक है, रिजर्वेशंस देते हैं, माइनॉरिटी को राइट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी जो लॉ राइट्स होते हैं, कानूनी अधिकार जो होते हैं वो देते हैं उन्हें। संघीय व्यवस्था इसमें शामिल हो सकती है जो कि जातीय समूह को क्या करते हैं, सहायता प्रदान करती है। स्टेट पॉलिसीज एंड एक्सक्रेटिंग एथनिक डिवीजन, राज्य की जो नीतियां है वो क्या होते हैं, जातीय विभाजन को बढ़ाता है। राज्य की नीतियों जैसे कि संसाधनों का असमान वितरण जो होता है ये क्या करते हैं, भेदभावपूर्ण जो नीतियां हैं, विशिष्ट भाषा संस्कृति को ये प्राथमिकता देना या मौजूद जातीय विभाजन को बढ़ा सकती है और अल्पसंख्यक के समूह के बीच में क्या है, असंतोष पैदा कर सकती है। स्टेट इन्फ्लुएंस ऑन एथनिक आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है कि जो राज्य है ना अपनी नीतियाँ अपनी पॉलिसी, ठीक है, जो है स्टेट इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग एजुकेशन थ्रू इट्स पॉलिसी के थ्रू, मीडिया, डेफनिंग एथनिक आइडेंटिटी थ्रू सेंसस, ठीक है। तो इसमें क्या जाते हैं कि जो ये राज्य है अपनी नीतियों को शिक्षा, जो उनकी नीति जैसे कि शिक्षा हो गया, ठीक है, मीडिया हो गया या फिर सेंसस हो गया, तो इनके माध्यम से क्या करते हैं, जातियों को पहचानों को परिभाषित करते हैं, उनको कि वो मजबूत है या कमज़ोर है। एग्जाम्पल के लिए एक विशिष्ट जाति जो इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल करना उसे पहचान को उसको मजबूत कर सकता है। पहचानने कैसा ग्रुप था अब कैसा है तो उसको स्ट्रॉन्ग ये बनाते हैं। बहुजातीय समाज में जातीय आंदोलन के क्या कारण हैं, तो देखो इसमें जो कारण है वो यही है कि राज्य की जो नीतियाँ हैं जैसे कि संसाधन हो गए तो उसका असमान वितरण हो जाता है, ठीक है, असमान क्या होता है, वितरण होता है। जबकि एक जातीय समूह को ऐसा लगता है कि उसकी जो शिक्षा है, रोजगार, भूमि, आर्थिक संसाधन ये व्यवस्थित रूप से क्या है वो पहुंच रहा है, असमान वितरण हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, मतलब इस तरीके से, और जिस कारण क्या होता है वो लोग आंदोलन करने लग जाते हैं। कुछ देशों में ना जातीय समूह आर्थिक रूप से हावी होते हैं जबकि जो अन्य हैं वो हाशिए पे होते हैं, जिससे क्या होता है, तनाव बढ़ता है। फिर उसके बाद राजनीतिक बहिष्कार, प्रतिनिधित्व की कमी, इसमें क्या होता है कि यदि किसी जातीय समूह को, ठीक है, यदि किसी एथनिक ग्रुप को राज्य के संस्थानों जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, या फिर ब्यूरोक्रेसी, सेना, मिलिट्री में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, उन्हें जो डिसीजन लेने की प्रोसेस से बाहर रखा जाता है, तो अपनी पहचान के आधार पे क्या करते हैं वो राजनीतिक लामबंदी कर सकते हैं, जिससे कि आत्मनिर्णय या अधिक स्वायत्तता की मांग कर सकते हैं कि हमें भी मिलना चाहिए ये राइट्स। सांस्कृतिक और भाषाई दमन, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक सुप्रेशंस, इसमें क्या होता है कि जब राज्य किसी प्रमुख जातीय समूह की भाषा, संस्कृति, धर्म को बढ़ावा देता है और अल्पसंख्यक जातीय समूह की संस्कृति पहचान को दबाने की कोशिश करता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है वो प्रतिरोध को जन्म दे सकता है। मतलब अब लोगों में आक्रोश उत्पन्न होगा ही कि हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो अल्पसंख्यक जो समूह है वो अपनी भाषा, कला, परंपरा को संरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। राज्य का दमन और मानवाधिकार उल्लंघन, इसमें क्या होता है कि स्टेट रिप्रेशन एंड ह्यूमन राइट वायोलेशंस, इफ द स्टेट perpetrates violence against ethnic minorities, adopt discriminatory और oppressive policy, इसमें क्या आता है कि स्टेट, राज्य जो है, ठीक है, जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ अगर हिंसा करता है, भेदभाव, दमनकारी नीतियाँ अपनाता है ना, तो वो लोग क्या करेंगे कि आत्मरक्षा और न्याय के लिए क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि उनके पास तो आप कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो ये अक्सर मानवाधिकार के उल्लंघन, सामूहिक उत्पीड़न की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देता है। फिर कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड प्राइड, इसमें क्या होता है कि कभी कोई जातीय आंदोलन है केवल शिकायतें दूर करने के लिए नहीं बल्कि विशिष्ट जातीय समूह को साझा गौरव, इतिहास और पहचान पुष्टि करने के लिए भी होते हैं। ये समूह को एकजुट करता है और राजनीतिक कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। रोल ऑफ एथनिक एलिट्स, इसमें क्या होता है कि जो जातीय नेता है, ठीक है, इसमें जो जातीय नेता है, लीडर है, एथनिक लीडर है वो, और इंटेलेक्चुअल ऑफन, मतलब कि इसमें जो बुद्धिजीवी है अक्सर वो अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए अपने समूह को, अपने ग्रुप को एक राजनीतिक कार्यवाही करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं और वे जातीय को पहचान के मजबूत करते हैं और राजनीतिक एजेंडे को आकार देते हैं कि मतलब एक तरीके से वो तैयार करते हैं ताकि वो आगे मूवमेंट कर सके, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है लाइक जो पड़ोसी देश है, ठीक है, उनके समर्थन या फिर डायस्पोरा जो प्रवासी जिसको बोलते हैं, समुदायों से वित्त घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हस्तक्षेप में जातीय आंदोलन को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। और सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है कि एक जातीय समूह द्वारा सुरक्षा और सहायता के लिए किए गए जो भी उठाएगा जो कदम है अक्सर दूसरे या जो राज्य है, राज्य के खतरे के रूप में देखा जा सकता है, जिससे क्या होगा, ड्यू टू टेंशन इंक्रीज एंड मूवमेंट अगर इन
रिस्पॉन्स। तो ये थी जातीयता वाले क्वेश्चंस का आंसर्स ये थे। और जातीयता आपको समझ में आया होगा कि एथनिसिटी क्या होता है, उनके साथ कैसे डोमिनेट किया जाता है और वो किस तरीके से मूवमेंट्स वगैरह करके और अपने आंदोलन के थ्रू वो कैसे अपने राइट्स को पाने की कोशिश करते हैं। फिर है सत्तावाद और सब सत्तावाद, ठीक है, अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरिज्म। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट के क्या है, फॉर्म है, ठीक है। बोथ आर द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड इंडिविजुअल लिबर्टीज आर लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होते हैं वो सीमित होते हैं, उनके बीच कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि अगर हम बात करें अथॉरिटेरियन की, तो जो अथॉरिटेरियन है ना, इसमें ना पावर का क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। यानी पावर वन पर्सन कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ ए स्मॉल ग्रुप इन वन पार्टी। जो पावर होगा ना वो क्या होगा, किसी एक पार्टी के हाथों में केंद्रीकृत होता है। इसमें क्या होता है कि लिमिटेड पॉलिटिकल प्लुरलिज्म की जो राजनीतिक बहुलवाद है वो क्या है, सीमित होते हैं, ठीक है। इसमें जो है राजनीतिक बहुलवाद जो है वो सीमित होते हैं, यानी कि ये राजनीतिक विरोध या बहुलवाद को सहन नहीं करता। इसमें क्या है कि चुनाव हो भी सकते हैं, इलेक्शन में ऑल्सो बी हेल्ड, बट दे आर यूजली कंट्रोल, ठीक है। ये क्या है कि इलेक्शन हो भी सकते हैं बट ये कंट्रोल होते हैं, धांधली वाले होते हैं। सत्ता में परिवर्तन का वास्तविक साधन यहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे जो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है ना, उस पर क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। स्टेट के रोल क्या होते हैं इसमें, तो जो राज्य है उसका मुख्य रूप से राजनीतिक सत्ता बनाए रखने और शासन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये ना आमतौर पर नागरिकों का जो निजी जीवन है या कि गैर राजनीतिक क्षेत्र है, जैसे कि धर्म, सामाजिक प्रथा, कला, तो ये पूरी तरफ से हस्तक्षेप नहीं करता, बशर्ते कि वो राज्य की सत्ता को चुनौती न दे। यहाँ पे विचारधारा का महत्व की इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी, तो इट कंटेंट नो रेलिवेंट और डिटेल ऑफिशियल आइडियोलॉजी, दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी। इसमें क्या बोला जाता है कि जो ये आपका जो सुसंगत या विस्तृत आधिकारिक विचारधारा है वो होना आवश्यक नहीं है। शासन जो है अक्सर केवल सत्ता बनाए रखने के लिए सत्ता में रहता है और किसी विस्तृत दृष्टि लागू करने का प्रयास नहीं करता। इसकी बजाय यह विशिष्ट मानसिकता और लोकचारा पर आधारित हो सकता है। जैसे कि क्या किस पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राष्ट्रवाद या परंपरावाद, ठीक है। उसके बाद है लेवल ऑफ मोबिलाइजेशंस कि जो लामबंदी है उसका स्तर कैसा होता है। तो यहाँ पे नागरिकों की जो राजनीतिक रूप से जो मोबिलाइज करने या उन्हें सक्रिय रूप से शासन करने के लिए मजबूर करने का यहाँ पे प्रयास नहीं किया जाता। देखो यहाँ पे जो लेवल होता है नागरिकों के जो राजनीतिक रूप से मोबिलाइज करने या फिर उन्हें किसी सक्रिय रूप से करने के समर्थन के लिए मजबूर करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयास नहीं किया जाता, निष्क्रिय आज्ञाकारिता की अपेक्षा की जाती है। जैसे एग्जाम्पल जो फ्रांसिस्को फ्रैंको का स्पेन और ऑगस्टो पिनोसो की चिली, आधुनिक अभी के टाइम पे मिस्र की बात करें तो वहाँ पे इस चीज़ को देखा जा सकता है। फिर है टोटलिटेरियनिज्म, इसमें क्या होता है कि सब सत्तावाद, इसमें क्या होता है कि ना ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो सत्तावाद से कहीं अधिक व्यापक और गहन नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें क्या है कि इसमें भी ये पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नियंत्रण रखा जाता है। जैसे कि इसमें टोटल कंट्रोल कि इसमें ना शासन के हर समाज के जो हर पहलू है उस पर क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ना कि केवल राजनीतिक जीवन पर बल्कि वहाँ के जो आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन पे भी कंट्रोल किया जाता है। यहाँ जो राज्य की भूमिका है, ठीक है, रोल ऑफ स्टेट है, द स्टेट अटेम्प्ट टू ब्लर द लाइन बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक स्फेयर कि जो यहाँ राज्य है ना ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों के क्षेत्रों के बीच में रेखा मिटाने का प्रयास करता है। ये नागरिकों के विचारों, विश्वास और व्यवहारों को आकार देने का लक्ष्य रखता है। पावरफुल ऑफिशियल आइडियोलॉजी जो विचारधारा है, ठीक है, तो यह एक व्यापक, सुसंगत और अनिवार्यतावादी आधिकारिक विचारधारा पर आधारित होता है। यह विचारधारा जो है समाज के हर पहलू के लिए एक विस्तृत दृष्टि प्रदान करती है और सभी नागरिकों को इस पर क्या करता है, जबरदस्ती थोपा जाता है, ठीक है। उसके बाद है मास मोबिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि नागरिक जो है ना वो निष्क्रिय आज्ञाकारिता से आगे बढ़कर शासन और उसकी विचारधारा के प्रति सक्रिय रूप से मोबिलाइज होते हैं, ठीक है, और उनको समर्थन देने के लिए मजबूर होते हैं। इसके लिए उन संगठन, बचाव, निगरानी तंत्र का वो लोग उपयोग करते हैं। पुलिस राज्यों और आतंक
इसमें क्या है कि जो पुलिस स्टेट एंड टेरर है, दिस सिस्टम ऑफन यूज बाय सीक्रेट पुलिस, ये जो होता है, ठीक है, इसमें जो गुप्त पुलिस होते हैं, सीक्रेट पुलिस होते हैं, उनका यूज किया जाता है किसके लिए, comprehensive monitoring and relief on the systematic use of fear and terror to suppress dissents, यानी कि जो वहाँ पे व्यापक निगरानी है असंतोष को दबाने के लिए, लोगों में फियर पैदा करने के लिए, डर जिसको बोलते हैं, ठीक है, आतंक को व्यवस्थित उपयोग पर निर्भर करती है। तो राजनीतिक विरोधियों का वैचारिक विरोधियों की पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद है सिंगल कैरिस्मेटिक लीडर एंड सिंगल पार्टी। इसमें क्या होता है कि अक्सर जो है यहाँ पे एक ही करिश्माई नेता और एक शक्तिशाली अनुशासित एक ही राजनीतिक दल होता है। वह राज्य के सभी संस्थानों पे हावी होता है और आधुनिक तकनीकी का उपयोग, जिसमें हम पढ़ते हैं कि यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जो टोटलिटेरियन है रिजाइम्स, जो टोटलिटेरियन रिजाइम्स है, ये अक्सर क्या करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करता है किसमें, कम्युनिकेशन एंड सर्विलेंस टू मेंटेन देयर कंट्रोल स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी, कि अपने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपने नियंत्रण को बनाए रखता है, विचारधारा को फैलाने के लिए सारी चीज़ें यूज करता है। एग्जाम्पल्स देखिए तो हिटलर जो है वो ऐसे ही तो करता था, जो जर्मनी, ठीक है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सोवियत संघ में देखे तो स्टालिन थे जिसका तख्ता पलट हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे माओ को भी देख सकते हैं हम चीन में। उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद जो आपका ये है संज्ञानात्मक समायोजन नीति है, ठीक है, इसका महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा, जो स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट पॉलिसीज है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, मतलब यहाँ पे ये एडजस्टमेंट पॉलिसी, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है वुमेन पे। तो जो ये है ये 1980 के दशक में ऋण संकट के जवाब में विकासशील देशों में बड़े पैमाने पे इसको लागू किया गया था। इसका जो वो था उद्देश्य वो आर्थिक स्थिरीकरण, व्यापार उदारीकरण और निजीकरण, सरकार के खर्च में कटौती और निर्यात उन्मुख के विकास को बढ़ावा देना था। और जबकि इन नीतियों को लिंग, ठीक है, तटस्थ, जेंडर न्यूट्रल बताया गया। व्यवहार में वो अक्सर पुरुषों और महिलाओं पर अलग अलग असमान प्रभाव डालता है, जिससे मौजूदा लैंगिक असमानता और बढ़ जाती है। नारीवादी विद्वान और विकास विशेषज्ञों ने ये तर्क दिया कि जो SAP मतलब जो आपका ये स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम है अक्सर महिलाओं पे क्या अतिरिक्त बोझ डालती है। तो जो ये है इसके महिलाओं पे इसके नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, जो आपका ये SAPS है इसका क्या पड़ा है इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो कट इन पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक सेवा में कटौती, कट इन पब्लिक पॉलिसी। पहला इसमें आ जाता है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत क्या आ जाता है कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है उसमें खर्च में कटौती करने के कारण क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की कमी होती है, जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं ना उसकी संख्या में कमी आ जाती है, दवाइयाँ जो होती है कम मिलती है, नहीं मिलती है। इसके परिणामस्वरूप जो महिलाएं वो अक्सर परिवार के बीमार सदस्यों के साथ देखभाल के अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। महिलाओं को ही तो उठाना पड़ता है, वही घर में रहती है बेचारी, उन्हें सब कुछ देखना होता है, जिनसे उनका जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य कल्याण पे क्या होता है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मातृ एवं जो शिशु मृत्यु दर में भी क्या है वृद्धि देखी जा सकती है। दूसरा है एजुकेशन, कट इन स्पेंडिंग ऑफ एजुकेशन मेक स्कूलिंग मोर एक्सपेंसिव। क्या है कि शिक्षा पर खर्च में कटौती से स्कूली शिक्षा महंगी हो जाती है, जिससे लड़कियां जो स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है उनको, और फिर वो क्या करते हैं घरेलू काम करते हैं, ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूट टू द फैमिली इनकम, अपने कंट्रीब्यूट देते हैं ताकि फैमिली इनकम को बढ़ाया जा सके। फिर उसके बाद ये जो है ये एक लैंगिक शिक्षा अंतराल को भी बढ़ा देता है। अन्य सामाजिक सेवा की बात करें, ठीक है, अदर सोशल सर्विसेज के, तो जो ये हैं पानी, स्वच्छता और बाल देखभाल जैसी समस्याओं में कटौती से महिलाओं को अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक समय और प्रयास लगाना पड़ता है, जिससे क्या होता है उनके शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए कम टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। रोजगार और आय पर प्रभाव, इम्पैक्ट क्या पड़ता है उनके जो इनकम एम्प्लॉयमेंट है उस पर। तो सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी छूटना, सरकारी खर्च में कटौती और सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण से सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का नुकसान होता है। जहाँ महिला अक्सर बड़ी संख्या में कार्यरत होती थी तो वहाँ पे उनको क्या होता है नुकसान हो जाता है। अनौपचारिक क्षेत्रों में विस्तार होता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, वुमेन आर ऑफन फोर्स्ड टू वर्क इन फॉर्मल सेक्टर ड्यू टू लॉस ऑफ जॉब इन द फॉर्मल सेक्टर। अब क्या होता है कि जब उनका फॉर्मल सेक्टर में जब उनकी जॉब छूट जाती है तो उनको इनफॉर्मल सेक्टर में क्या करना, मजबूर होकर काम करना पड़ता है, जहाँ पे मजदूरी भी उनको कम मिलती है, काम के घंटे ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं दी जाती और वहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, ठीक है, जोखिम वाला काम भी उनको करना पड़ता है, ठीक है। वास्तविक मजदूरी में गिरावट, इसमें क्या होता है कि जो वेतन है
वेतन स्थिरीकरण नीतियों और मजदूरी कटौती से महिलाओं को वास्तविक आय भी है वो घट जाती है, जिससे उनके जो परिवार का लिए जो जीवन यापन करना होता है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है घरेलू कार्यभार में वृद्धि। इसमें क्या होता है कि जब सार्वजनिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी में जब कटौती होती है तो परिवार की आय घटती है। महिलाओं को इन कमियों को दूर करने के लिए क्या है कि जो अवैतनिक काम है वो भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, बीमारियों की देखभाल करना, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, खाना पानी, ये सबको देखना, इकट्ठा करना, लंबी दूरी तय करना, कम संसाधनों में भोजन तैयार करना। तो ये सब क्या है, महिलाओं के जो अर्थव्यवस्था है, महिलाओं की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक ज़्यादा एक निर्भरता को उजागर करता है। इसके साथ ही जो निर्यात उन्मुख उद्योग है, महिलाओं का शोषण, ठीक है, जो निर्यात उन्मुख उद्योगों में महिलाओं का शोषण, ये क्या है कि इससे ने जो निर्यात उन्मुख उद्योग है उसको बढ़ावा देती है, जहां अक्सर महिलाओं के साथ सस्ते श्रम के रूप में नियोजित किया जाता है। इन उद्योगों में काम करने के लिए स्थिति अक्सर खराब होती है, मजदूरी कम होने के कारण, और यूनियन बनने का अधिकार भी यहाँ पे सीमित होता है। फिर है जो आपका इंक्रीज डोमेस्टिक बर्डन है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इनको काम करने को मजबूर किया जाता है। देखो, अक्सर जो निर्यात उन्मुख नकदी फसल को बढ़ावा देते हैं, जिससे क्या खाद्य फसलों के उत्पादन में कमी आ जाती है और खाद्य सुरक्षा बढ़ जाती है। इसका सीधा अक्सर जो प्रभाव है वो महिलाओं पर पड़ता है, जो परिवार के लिए भोजन जुटाने और तैयार करने की प्राथमिकता जिम्मेदारी निभाती है। खेती की लागत बढ़ने, सब्सिडी में कमी आने से छोटे किसान, जिनमें कई महिला होती है, वो डोमिनेंट हो जाते हैं। इसके बाद है लैंगिक असमानता का बढ़ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम है उसके मौजूदा लैंगिक असमानता को बढ़ा देती है, क्योंकि ऐसे आर्थिक संरचना को मजबूत करती है जहां महिलाओं को पुरुष की तुलना में क्या कम कुशल माना जाता है, कम वेतन दिया जाता है। ठीक है, उनको मतलब इतना सिक्योरिटी भी नहीं दिया जाता। जो वित्तीय वजह है, उदारीकरण से ऋण तक पहुँचने में उनको कठिनाइयाँ होती है, जिससे महिलाओं के स्वामित्व वाले जो छोटे व्यवसाय है उनका क्या होता है, नुकसान होता है। फिर है फेमिनिजम्स ऑफ पॉवर्टी, की जो गरीबी है, गरीबी का नारीकरण होता है। जैसे कि सभी हम जितने भी यहाँ पे फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, अक्सर ये गरीबी की नारीकरण में ही योगदान यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि दुनिया की गरीबी में महिलाओं का भी अनुपात बढ़ता जा रहा है। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। ठीक है, जिसकी कुछ संभावित सकारात्मक या जटिल प्रभाव पड़ा है। जैसे कुछ अध्ययनों ने विशिष्ट संदर्भों में अप्रत्यक्ष या जटिल प्रभावों का भी उल्लेख किया, हालांकि ये नकारात्मक प्रभाव की तुलना में थोड़ा कम है। जैसे कि निर्यात उन्मुख क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर इन सम कंट्री, कुछ देशों में क्या है कि जो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हैज क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, कि वहाँ पे ना महिलाओं के लिए नए नए अवसर पैदा किया है, जिससे उन्हें कुछ हद तक आर्थिक स्वतंत्रता मिली है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि उनको कम वेतन दिए जाते हैं, शोषण किए जाते हैं ऐसे। तो जैसा कि हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था, बट कई देशों में क्या है कि उनको फ्रीडम दी जाती है। महिलाओं की सौदेबाजी शक्ति में बदलाव किया गया है। ठीक है, डेटा टेबल में कि कुछ मामलों में घर के बाहर महिलाओं को बढ़ी हुई भागीदारी, जो आर्थिक भागीदारी, उसने परिवार के भीतर उनकी सौदेबाजी शक्ति को थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन यह अक्सर प्रभाव उनके दोहरे बोझ और नए शोषण के सामने कम पड़ जाता है। फिर है कि एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स, सम वुमेन कैन लर्न न्यू स्किल्स। क्या आते, कुछ महिला जो होती है कि नए नए स्किल्स सीखती है फ्रॉम वर्किंग न्यू इंडस्ट्री, मतलब जब वो नया नया काम करते हैं तो वहाँ से स्किल सीखते हैं, लेकिन ये व्यापक प्रभाव नहीं है, अक्सर अत्यधिक विशिष्ट और निम्न स्तरीय कौशल तक सीमित होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिए टोटल 10 क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके मैंने जो PDF बनाया उसमें आपके 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप एक बार उसको एक बार नहीं, मतलब उसको पढ़ ही लेना, जरूर पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन चांसेस है कि वहाँ से आएंगे ही। ठीक है, तो उसको पढ़ लेना। ग्रुप में PDF अवेलेबल करवा रखे हैं हमने, तो वहाँ से हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, तो आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, और ठीक है।